नवजोत रंधावा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक बड़ा आतंकी हमला और बताया जा रहा है कि नाके पर तैनात पुलिस वालों पर आतंकियों ने हमला बोल दिया और इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए और साथ ही 2 सब्जी विक्रेताओं की भी जान चली गई। हमला करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन गोलीबारी में 3 अन्य जवान जख्मी हो गए। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। सीधा चलेंगे अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, अभी फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है, क्या खबर मिल पा रही है? डीजीपी कह रहे हैं कि इसके पीछे लश्कर का हाथ हो सकता है। बिल्कुल नवजोत, दरअसल जैसे आप कह रही हैं कि इस हमले के बाद तुरंत जो है साझा तौर पर सुरक्षा बलों ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके की घेराबंदी हुई सोपोर के आरमपुरा इलाके में, वहां पर घर घर तलाशी अभियान जारी है। सभी जो आने जाने के रास्ते उस इलाके में हैं उनको सील कर दिया गया है ताकि हमलावरों की जो पहचान हो पाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए। फिलहाल वो तलाशी अभियान तो जारी रहेगा, लेकिन जिस अंदाज से ये हमला हुआ और जिस तरीके से ये घात लगाकर हमला हुआ था, उस बीच कम ही उम्मीद जताई जा रही कि बहुत जल्द जो है हमलावर पुलिस या सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आएंगे, लेकिन फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। अभी जो है जैसे आपने कहा कि लश्कर का हाथ इसके पीछे जताया जा रहा है, क्योंकि सोपोर में ये पहला आतंकी हमला नहीं है। इससे पहले कई सारे जो है हमले पिछले साल भी जो है सुरक्षा बलों की इसी तरह जो है तैनाती पर या जो सीआरपीएफ या पुलिस की तरफ से नाके अलग अलग जगहों पर होते हैं, उन पर इस तरह के हमले कई बार हुए, जिनमें कई सीआरपीएफ जवान जो हैं वो शहीद हुए। और आज का जो ये हमला हुआ है, इसमें 2 पुलिस कर्मी जो हैं वो मारे गए, 2 नागरिकों की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं, जिनमें 2 पुलिसकर्मी हैं और एक सिविलियन है। फिलहाल उनके इलाज के लिए जो है कोशिशें हो रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन शक की सुई जो है पूरी तरह से जो है लश्कर के ऊपर ही है, क्योंकि सोपोर और उसके पास इलाकों में जो है लश्कर-ए-तैयबा ही काफी सक्रिय रहा है और पिछली बार जितनी आतंकी घटनाएं इस पूरे इलाके में घटी हैं, उनके पीछे लश्कर का ही हाथ था। यहां तक कि जो बीजेपी नेता की हत्या हुई थी बांडीपोरा में, उसमें भी लश्कर का ही हाथ था। और एक स्थानीय जो है जिसकी पहचान हुई है, कमांडर है, आतंकी कमांडर लश्कर-ए-तैयबा का, जो सोपोर के इलाके का ही रहने वाला है माना जा रहा है, उसके साथ मिलकर आतंकियों ने इस हमले को जो है अंजाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, नजर आप बनाए रखिए। अशरफ वानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतंकी हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, 2 आम नागरिक भी इसमें मारे गए। और इस बीच सोपोर हमले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया है, तो उन्होंने निंदा के साथ साथ हमले को कोई और ही रंग दे दिया है। महबूबा ने कहा कि दिल्ली की बंदूक से आतंक का मसला नहीं सुलझेगा और न ही जवानों की बंदूकों से मसला सुलझेगा। तो क्या महबूबा मुफ्ती को दहशतगर्दी और जवानों के जवाब में कोई फर्क नहीं लगता? दिल्ली की बंदूक का क्या मतलब? और ज्यादा यहाँ जो है नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम व तहफ़ीज़। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की बंदूक का जिक्र किया। अशरफ, यहाँ पर दिल्ली की बंदूक से मतलब क्या महबूबा के पास कोई और फॉर्मूला है? टारगेट किसको कर रही थी महबूबा मुफ्ती? बार बार जिस तरह से नवजोत महबूबा मुफ्ती की हमेशा से लाइन रही है, वो चाहती है कि जो सुरक्षा या सेना की तैनाती बढ़ी है या जो वर्चस्व बढ़ रहा है पिछले खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जिस अंदाज से सुरक्षा व्यवस्था को काफी चौकस और सख्त पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है, ऑपरेशन ऑल आउट छेड़ा गया है, मिलिटेंट ग्रुपों के साथ जो है उनके साथ जो है काफी जो उन पर दबाव बनाया गया है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, उसको कम किया जाए। पहले भी जब उनकी सरकार थी वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो है कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत की प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि ताकत का इस्तेमाल। तो उनका कहना है कि जिस अंदाज से
पुलिस की तरफ से काफी जो है नाकाबंदी हुई है, न सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ बल्कि साथ ही साथ अलगाववादियों के खिलाफ, उसके बजाय जो है बातचीत की प्रक्रिया और कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत से ही शायद कश्मीर समस्या का समाधान निकल सकता है। ये उनकी पार्टी और उनकी तरफ से हमेशा से कश्मीर को लेकर बात कही जा रही है और उसी बात को उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। अशरफ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच बढ़ेंगे आगे। क्लब हाउस चैट में विवाद में फंसे दिग्विजय सिंह की अब सफाई आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेताओं को मेरा बयान समझ में ही नहीं आया। उन्होंने अंग्रेजी में शब्दों को गलत मतलब निकाल लिया है। अंग्रेजी के शब्दों का कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 हटाया गया उसका विरोध करती रही है। संसद में भी हमने इसी स्टैंड से विरोध किया था। हमारा मानना है कि इस फैसले में वहां की जनता को शामिल नहीं किया गया। ये दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है अपने बयान में। क्लब हाउस वाला ऑडियो पहले आपको सुनवा देते हैं। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. तो यही था क्लब हाउस वाला ऑडियो। और इसके तुरंत बाद से, इस चैट के सामने आने के बाद से ही बीजेपी ने कांग्रेस पर धुआंधार वार शुरू कर दिए। संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर पाकिस्तान से साठगांठ का आरोप सीधे तौर पर लगा दिए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस से नाम बदलकर ANC यानी कि एंटी नेशनल कांग्रेस रख लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि बंधुगण, मगर एक सीरियसनेस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ साठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। कई सौ हिंदुस्तान के लॉ है, कानून है, जो हिंदुस्तान में लागू होते थे और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, आज वो वहां लागू हो रहे हैं। वहां के लोगों का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक वातावरण तैयार करना चाहती है। बंधुगण, एक पैटर्न है। आप अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आज जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, मुझे तो पूरा शक है कि ये पूरा का पूरा स्टेज मैनेज था। उस पत्रकार को दिग्विजय सिंह या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने ही कहा होगा कि ये सवाल आप पूछना। ऐसा नहीं है कि उसने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया। ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है, ये टूल किट का हिस्सा है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी सिंह, अब बात निकली है, दूर तक जाएगी और बवाल होगा, विवाद होगा, जो कि शुरू हो चुका है। इस पर दिग्विजय सिंह की सफाई, असल में वो कहना क्या चाह रहे थे? देखिए, कुल मिला के दिग्विजय सिंह से भी हमारी बातचीत हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि
लगातार कांग्रेस ने आर्टिकल 370 का संसद में भी विरोध किया था। ये पहली बार नहीं है जब ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत जल्दबाजी में बिना राय शुमारी के आर्टिकल 370 को जैसे लाया गया वो एकदम ठीक नहीं है। संसद में भी जो है लगातार जिस तरह से जिस स्थिति में उस बिल को पारित किया गया वो भी सही नहीं है और वो कहीं ना कहीं संविधान को ताक में रख के किया गया। इसीलिए दिग्विजय सिंह इनफैक्ट जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं है। हालांकि कंसिडर करना यानी कि शब्दों के हेरफेर में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कंसिडर करना, विचार विमर्श करना होता है, सोचना होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ये करेगी, पर मंथन और सोच विचार करेगी कांग्रेस पार्टी। इसमें अगर उन्होंने कहा है तो कोई गलत नहीं है। किसी भी बात को लेकर रायशुमारी होनी चाहिए। शुक्रिया मौसमी पूरी जानकारी के लिए। और इस पूरे विवाद में फारूक अब्दुल्ला भी कूदे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कश्मीरियों का दर्द समझा है। Well, the question is trust. This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms. And one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this. और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के बाजार में बड़ी आग। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में आज भीषण आग लग गई। आग की चपेट में वहां 5 बड़े शोरूम आ गए। सेंट्रल मार्केट में यह आग लगी। सुबह आग लगी और बढ़ते बढ़ते 5 दुकानों में फैल गई। देखते ही देखते आग के चलते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। तेज हवाओं के चलते हालात बेकाबू हो गए। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 30 गाड़ियां राहत के काम में जुट गई। आग की वजह से दुकानों के अंदर रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में। जबरदस्त आग जो सेंट्रल मार्केट है लाजपत नगर के अंदर लगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 5 बड़े बड़े ये शोरूम से जिनमें कपड़े के, घड़ियों के, इन तमाम शोरूम में अचानक से सुबह के वक्त जो है वो आग लग गई और आग लगातार बढ़ते बढ़ते 5 दुकानों के अंदर 5 बड़े बड़े मल्टी ब्रांड्स के शोरूम में लग चुकी है। और लगातार फायर विभाग की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। 3 मंजिल तक आग जो है ये यहाँ पर फिलहाल जो है वो पहुँच चुकी है। लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश। 25 फायर टेंडर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे लाजपत नगर में तो पूरा इलाका धुएं में तब्दील जो है वो हो चुका है। लगातार हवाएं जो हैं वो तेज चल रही हैं जिसके चलते आग पर काबू पाने की जो परेशानी है वो फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से अगर कहा जाए तो आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि फिलहाल अभी तक कोई कैजुअलिटी जो है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है वो नहीं हुई है। गनीमत यही है कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी की बात सामने यहाँ पर फिलहाल जो है वो नहीं आई और लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत में दिल्ली आज तक। और इस बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना का जिक्र कर लेते हैं। मामले कितने आए हैं दिल्ली की बात करें तो मामले लगातार कम होते जा रहे। राहत की बात दिल्ली के लिए। लेकिन इस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हम तीसरी संभावित खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली को तैयार किया जा रहा है तीसरी लहर के लिए। बहरहाल 24 घंटे में कुल मामले 338, ठीक होने वाले की संख्या 504। 24 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। ये दिल्ली का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगली लहर के लिए दिल्ली को तैयार किया जा रहा है। और देश का भी जिक्र कर लेते हैं। 84,332 मामले, 24 घंटे में 4,002 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। अब अपने को थर्ड वेव का डर है और जो यूके से
इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपने को हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अपने को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस होती हैं। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। तो आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है, और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए हैं और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।